Shares forfeiture of shares means that when a shareholder is not paying the money to us, so these shares are forfeited. Forfeited means these shares are cancelled and we forfeit the money which he has already paid. Forfeit means जब्त कर लेते हैं. अब शेयर्स हमारे दो चीज़ों में इशू होते हैं यहाँ, इधर दे आर इशूड एट पार और दे आर इशूड एट प्रीमियम. ठीक है. सो फर्स्ट केस वी आर गोइंग टू टेक इज इशू शेयर्स विच वर इशूड एट पार. नाउ व्हेन द शेयर्स वर इशूड एट पार, so we are going to cancel the shares. So when the shares were issued, the share capital is being credited. So now we are going to debit with the amount called up. जितने पैसे हम मंगवा चुके हैं, we are going to credit. अब 10 रुपीज़ मैं उससे मंगवा चुकी हूँ, जिसमें से कुछ पैसे आ चुके हैं, कुछ पैसे नहीं आए हैं. So the money which we have received will come in share forfeited account and the money which we have not received will come in calls in arrears. ठीक है. Now I am going to take an example. मानव होल्डिंग 100 शेयर्स, वी हैड कॉल्ड 10 रुपीज़, हम पूरे 10 रुपीज़ उससे मंगवा चुके थे. ही हैज़ नॉट पेड दिस, ही हैज़ पेड एप्लीकेशन ऑफ 3 रुपीज़, अलॉटमेंट ऑफ 3 रुपीज़, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 रुपीज़ ही हैज़ नॉट पेड. सो बेसिकली 4 रुपीज़ उसने पे नहीं करे हैं एंड 6 रुपीज़ ही हैज़ पेड. सो दिस 6 रुपीज़ विल कम इन शेयर फॉरफीटेड अकाउंट जो वो पे कर चुका है, एंड दिस 4 रुपीज़ विच ही हैज़ नॉट पेड विल कम इन कॉल्स इन अरियर्स. तो अब ये शेयर्स मानव से हटके इट हैज़ कम टू मी. दिस इज़ एंट्री ऑफ फॉरफीचर. फाइन. नाउ अब ये शेयर्स तो मैंने वापस ले लिया, अब इसका क्या करूँ इन शेयर्स का? ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू री इशू टू समवन एल्स. सो अब अगर मैं इसको किसी और को री इशू करती हूँ, सो रिमेंबर एंट्री ऑफ इशूइंग की क्या थी? जब हम लमसम में करते थे, द एंट्री वॉज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल. अब हम डायरेक्टली पैसे को शेयर कैपिटल में डालेंगे. सो हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, जितने रुपीज़ का मैंने री इशू किया है टू शेयर कैपिटल को मैं क्रेडिट करूँगी बेसिकली. तो अगर मैंने ये शेयर 8 रुपीज़ का इशू किया, सबसे पहले ये बात ध्यान देना बेटा, इस 10 रुपीज़ में आई हैव रिसीव्ड ₹6. सो कैन यू प्लीज़ टेल मी कि मैं कितने अमाउंट का इसको कितना डिस्काउंट दे सकती हूँ इस 10 रुपीज़ के शेयर में? कितने का री इशू कर सकती हूँ मैं इसको? नहीं, 4. आई कैन इशू reissue discount I can give of ₹6 and I can reissue it of minimum at least of 4 or more than 4. अब मैं 4 रुपीज़ का रीइशू करती हूँ, 5 का करती हूँ, 6 का करती हूँ, 7 का करती हूँ, 8 का करती हूँ, 10 का करती हूँ. मे बी इफ देर आर मेनी पीपल हु वॉन्ट्स द शेयर आई कैन रीइशू इट फॉर मोर देन 10. ठीक है. तो अब शेयर कैपिटल में विल कम द अमाउंट जो यहाँ पे था, जितना मैं पेड अप या कॉल्ड अप, मतलब कि मेरे इस केस में पूरा 10 रुपीज़ यहाँ पे आ जाएगा. बैंक में आएगा जितने रुपीज़ का मैंने शेयर री इशू किया, और इन दोनों की जो बैलेंसिंग फिगर होगी, अगर डेबिट साइड कम है सो शेयर फॉरफीचर विल बी डेबिटेड, एंड इफ द क्रेडिट साइड इज लेस सो वी आर गोइंग टू टेक सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. रीज़न भी, अगर मैं इसको 12 रुपीज़ का री इशू कर रही हूँ, आई एम री इशूइंग इट फॉर ₹12, शेयर कैपिटल में 10 है, सो 2 रुपीज़ मैंने फेस वैल्यू से ज़्यादा मैं री इशू किया, सो 2 रुपीज़ विल कम टू माई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. फिर शेयर फॉरफीचर में कुछ नहीं आएगा. ठीक है. एंड इन केस इफ़ आई एम इशूइंग इट फॉर 8 रुपीज़ तो शेयर फॉरफीचर में कितना आएगा? 2. शेयर कैपिटल में तो 10 है. इफ़ आई एम इशूइंग इट फॉर 9 तो शेयर फॉरफीचर में 1 आ जाएगा. इफ़ आई एम इशूइंग इट फॉर 6 तो 4 आ जाएगा. इफ़ आई एम इशूइंग इट फॉर 5 तो शेयर फॉरफीचर में 5 आ जाएगा. मतलब कि शेयर फॉरफीचर में बैलेंसिंग फिगर आएगी. ठीक है. सो दिस वो ओके. नाउ सी व्हेन वी आर री इशूइंग द शेयर्स, ठीक है. सो आई टोल्ड यू बैंक में आएगा द अमाउंट रिसीव्ड, जितने का मैंने री इशू किया है. शेयर कैपिटल में आएंगे 10 रुपीज़ जो पेड अप या कॉल्ड अप था. बैलेंसिंग फिगर विल गो ईदर टू शेयर फॉरफीचर या टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. नाउ एज वी डिस्कस्ड कि मैक्सिमम देखो 6 रुपीज़ मेरे पास मिल चुके हैं, मेरे पास 4 रुपीज़ नहीं आए, तो मैं मिनिमम 4 रुपीज़ का री इशू करूँगी. ठीक है. सो आई एम कमिंग टू दिस पॉइंट. अब ज़रा ध्यान से सुनो. 4 रुपीज़ बैंक में है, शेयर कैपिटल में 10 है, तो मेरा शेयर फॉरफीचर में कितना हुआ? 6. अगर मैं 5 रुपीज़ का री इशू करती हूँ, मेरा शेयर कैपिटल में 10 है, तो फॉरफीचर में कितना हुआ? 5. अगर मैं 6 रुपीज़ का री इशू करती हूँ, मेरे शेयर कैपिटल में 10 है, सो मेरा फॉरफीचर में आया 4. सिमिलरली इफ आई एम री इशूइंग फॉर 7 रुपीज़, शेयर कैपिटल ऑलरेडी 10, तो यहाँ पे आएगा 3. इफ़ आई एम री इशूइंग फॉर 8 तो 2, 9, 1, 10 तो 0, और अगर 12 है, इफ़ इट इज़ 12 तो
तो यहाँ पे 0 होगा, शेयर कैपिटल में 10 एंड 2 रुपीज़ विल कम इन माई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. Fine. This is entry of reissue. Now at times the language is very confusing in the question. So how to identify which amount is of bank? तुम हमेशा नहीं कह सकते ज़्यादा वाला मैम कम वाला बैंक का होगा कम और ज़्यादा वाला शेयर कैपिटल का होगा, क्योंकि देखो लास्ट एग्जाम्पल में ज़्यादा अमाउंट बैंक का है, कम अमाउंट शेयर कैपिटल का है. सो हाउ टू आइडेंटिफाई इट, कैसे करना है, लेट मी टेल यू. लैंग्वेज में देखो क्या लिखा होगा. If it is written that the shares were reissued at the rate at of for rupees dash as dash paid up called up, paid up या called up, तो paid up या called up के साथ जो amount होगा that is the amount of share capital, and as at of for इसके साथ जो amount लिखा होगा that is of bank. बाकी जो चीज़ है that will come in your share forfeiture और security premium reserve. I'll show you the questions also. I'll read down the questions. I'll show you the language also. ठीक है. अब this is done. Now let me take this example. अगर मैंने 6 रुपीज़ का रीइशू किया तो बेटा मेरे पास 6 रुपीज़ आ चुके हैं. 6 रुपीज़ का मैंने रीइशू किया तो मुझे कितने चाहिए थे? 4 चाहिए थे. 10 रुपीज़ के शेयर में 6 रुपीज़ का मुझे रीइशू कर दिया. 4 रुपीज़ चाहिए थी, वो मैंने 4 फीचर से ले लिए. 4 फीचर में ऑलरेडी कितने रुपीज़ थे? 6. अब 6 में से जब 4 मैंने ले लिए तो 4 फीचर में कितने रुपीज़ बचेंगे? 2. सो दिस 2 रुपीज़ इज़ माई कैपिटल गेन. सो दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व. सी आई हैव रिटन शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 1 minus 2. 1 is this share forfeiture, 2 is this. So 1 minus 2, this amount will be transferred to capital reserve because this is my capital gain. So now let me take this example. अगर 4 रुपीज़ का मैंने रीइशू किया तो मैंने 6 रुपीज़ शेयर फॉर फीचर मेरा पूरा यहाँ पे यूज़ हो गया. सो मेरे कैपिटल रिजर्व में 0 जाएगा. इन सेकेंड केस 6 रुपीज़ वॉज शेयर फॉर फीचर. आई हैव यूज्ड 5 रुपीज़. सो 1 रुपीज़ विल गो टू माई कैपिटल रिजर्व. इन सेकेंड केस 6 रुपीज़ था शेयर फॉर फीचर में, उससे 4 यूज़ हो गया तो 2 रुपीज़ गया कैपिटल रिजर्व में. थर्ड केस में 6 रुपीज़ वॉज अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फीचर, 3 रुपीज़ यूज़ हो गया तो कितना रह गया? 3 रुपीज़ अगेन. 3 विल गो टू द कैपिटल रिजर्व. इस केस में 2 रुपीज़ यूज़ किया मैंने 6 रुपीज़ से तो यहाँ पे 4. अगर मैंने 9 रुपीज़ का रीइशू किया तो मैंने 1 रुपीज़ यूज़ किए तो यहाँ पे कितना रह जाएगा? 5. एंड इन दोनों केस में जहाँ शेयर फॉर फीचर बिल्कुल यूज़ नहीं हुआ, द होल 6 रुपीज़ विल गो टू माई कैपिटल रिजर्व. I'm repeating, if my share forfeiture is not used in second entry, so my whole amount of share forfeiture will go in my capital reserve. Fine. So coming to the second concept, this was when the shares were issued at par. Now we come when the shares are issued at premium. When the shares are issued at premium, उस केस में हमें पहले क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करना होगा whether we have received the premium or whether we have not received. इफ़ वी हैव रिसीव द प्रीमियम तो प्रीमियम के अमाउंट को टोटली इग्नोर कर दो और यही जर्नल एंट्रीज पास कर दो. एंड ऑलवेज रिमेंबर, शेयर कैपिटल एंड शेयर फॉर फीचर में प्रीमियम इज़ नेवर इंक्लूडेड. आई रिपीट, प्रीमियम इज़ नेवर इंक्लूडेड इन शेयर कैपिटल एंड शेयर फॉर फीचर. ये दोनों सिर्फ फेस वैल्यू के अमाउंट्स होते हैं, सिर्फ फेस वैल्यू के अमाउंट्स. ठीक है, फाइन. सो अगर प्रीमियम रिसीव हो चुका है, सो आई एम गोइंग टू पास दीज सिंपल जर्नल एंट्रीज. इसी केस में देख लेते हैं. अगर ऐसे है ये 1 रुपीज़ प्रीमियम वॉज देयर और ये मेरे को प्रीमियम मिल गया है तो मैं पूरे क्वेश्चन में ये 1 रुपी प्रीमियम को भूल जाऊंगी. किसी भी एंट्री में ये 1 रुपीज़ प्रीमियम नहीं लूँगी. एंड इस 1 रुपीज़ का प्रीमियम इस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से इसका कोई लेना देना नहीं है. ये अलग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व री इशू के टाइम आता है. तो दिस रिजर्व, द सिक्योरिटी प्रीमियम इज़ नॉट रिलेटेड टू the premium at the time of issued. ठीक है, that is entirely different. So I'm repeating, if premium is received, the entries will be as we have discussed earlier. Now, if the premium money is not received, ठीक है, अगर प्रीमियम का पैसा हमें नहीं मिला, so share capital will be debited with number of shares into amount called up. Security premium reserve will be debited with number of shares into premium not received.
Share forfeiture will be money received and calls and arrears will be money not received. And this money not received, this calls and arrear will include premium, क्योंकि premium तो हमें नहीं मिला, so this will include premium. Okay, so now let me take an example. 10,000 shares of rupees 10 each, 3 rupees premium. Now this premium has been divided into two parts, 2 rupees on allotment and 1 rupee in your call. We have received application and allotment and we have not received the call money. ठीक है, so basically calls and arrears मेरा total कितना हुआ, 3 rupees. That is 2 plus 1. Total 3 rupees मुझे नहीं मिले. ठीक है, अब देखो जर्नल एंट्री. शेयर कैपिटल मैंने डेबिट करा, टोटल 10 रुपीज़ मंगवाए थे. शेयर कैपिटल में आई टोल्ड यू प्रीमियम मनी इज़ नॉट इंक्लूडेड, सो शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड विद 10 रुपीज़. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ओके गाइस टेल मी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने अमाउंट से डेबिट होना चाहिए? वेरी गुड, या सो ये 2 रुपीज़ तो मिल चुके हैं, तो ये 2 रुपीज़ तो मैं बिल्कुल भूल जाऊँ. आई एम गोइंग टू टेक 1 ओवर हियर. अब शेयर फॉरफीटेड में मेरे पास कितना आ चुका है? दिस 3 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़. अगेन दिस 2 रुपीज़ आई हैव टू फॉरगेट. सो शेयर फॉरफीटेड में आई एम गोइंग टू टेक 8 एंड कॉल्स इन अरियर्स में ये 2 रुपीज़ एंड 1, 3 रुपीज़ नहीं है, सो 3. नाउ सी योर डेबिट इज विद 11 एंड योर क्रेडिटिंग ऑल्सो विद 11. सो डेबिट एंड क्रेडिट आर इक्वल. नाउ लिसन टू मी प्लीज़. आफ्टर दिस बस इस केस में सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री डिफरेंट होती है, बाकी एंट्री ऑफ री इशू एंड ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व दिस विल बी सेम. पहली एंट्री का, वो वाली एंट्री का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये नॉर्मल क्वेश्चन वैसे ही चलेगा. इज दिस क्लियर? ओके, नाउ आई एम जस्ट चेंजिंग वन क्वेश्चन, जस्ट सी दिस. If my second call was of 1 rupee and final call was of 1 rupee and I have not asked for final call, फाइनल कॉल से पहले ही मैं फोरफीट कर देती हूँ. ठीक है, अब देखो, जब मैंने फाइनल कॉल से पहले फोरफीट कर दिया, मैंने तुम्हें कहा शेयर कैपिटल में आएगा अमाउंट कॉल्ड अप, तो यहाँ आएंगे 9 रुपीज़. शेयर फॉरफीचर में मेरे पास 6 रुपीज़ आ चुके हैं वो, और कॉल्स इन अरियर्स मेरा 2 + 1 3. सो ये पूरी एंट्री डेबिट से भी 9 से हो रही है एंड क्रेडिट भी 9 से होगी. इज़ दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू?